नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज़ माई प्रेप पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आधुनिक भारत का एक टॉपिक जिसका नाम है भारत में यूरोपियन शक्तियों का प्रवेश, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। देखिए, क्या 15वीं-16वीं शताब्दी में क्या यूरोपियन देश के बहुत सारे देश भारत में आए और व्यापार किया। उसमें से कुछ ने भारत की राजनीति में भी अपना योगदान दिया और यहीं बस गए। इसका हम अभी आपको आगे बताएंगे, पर इस पहले बताते हैं आपको यहाँ आने का इनका कारण क्या थे जिस कारण ये भारत में आए। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं, भारत की यह सोने की चिड़िया थी। यहाँ आर्थिक संपदा थी। व्यापार वाणिज्य ने सभी यूरोपियनों को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत के सूती वस्त्र और मसालों की तो यूरोप में इतनी मांग थी, जो यहाँ से ले जाके वहाँ बेच देता था ना, बहुत जल्दी बहुत संपन्न और अमीर व्यक्ति बन जाता था वो। आप समझ लीजिए यूरोप में कितनी मांग थी इनकी। उसी के साथ क्या हुआ, 1453 में यूरोप और भारत के मध्य क्या एक रास्ता था, कुस्तानिया पर तुर्कियों ने अधिकार कर लिया, जिसके कारण वो रास्ता बंद हो गया तुर्कियों के अधिकार के कारण। फिर क्या, यूरोपियनों ने समुद्र मार्ग की खोज करनी शुरू कर दी और जल्दी उन्होंने भारत का एक सरल मार्ग भी मिल गया। अब देख लेते हैं भारत में विभिन्न कंपनियों का आगमन क्रम, यानी कि कौन सी कंपनी पहले आई, कौन सी बाद में आई, कौन सी जल्दी चली गई और कौन सी अंत तक रुकी। तो देखते हैं भारत में पुर्तगालियों का प्रवेश। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए सबसे पहले उनका एक आदमी आता जिसका नाम था वास्को डी गामा, जिसे कहा जाता है भारत की खोज करी। वो क्या 17 मई 1498 भारत के पश्चिमी तट कालीकट में आ जाता है। वहाँ का जो शासक था जोमरिन, वो उसका स्वागत कर देता है। उसके बाद क्या होता है, वो एक साल रुकता है अपना, 1499 में अपना वापस पुर्तगाल चला जाता है। फिर क्या होता है, वो 1502 में फिर वापस आ जाता है। आके क्या होता है, फिर क्या करते हैं ये लोग पुर्तगाली, ये तो कालीकट, कुन्नूर, कोचीन में एक एक कारखाना भी लगा देते हैं। देख लो, पहले एक आदमी आया, एक साल रुका और फिर अपना दोबारा आके यहाँ कारखाने भी लगा दिए इन्होंने। उसके बाद क्या करते हैं, 1505 में तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना देते हैं। देख लो भाई, जिसने ब्लू वाटर नीति अपनाई, वो हम आपको आगे बताएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, ये 1509 में इनका दूसरा गवर्नर बनता है जिसका नाम था अल्बुर्क गवर्नर। अब वो क्या कहता है, बहुत ही शक्तिशाली गवर्नर था। उसने क्या भारत में पुर्तगालियों की स्थापना की, मतलब कैसे, देखिए उसने क्या करा, 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने अधिकार में ले लिया। भाई एक हमारा स्टेट, एक राज्य इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया, गोवा। अब देख लेते हैं पुर्तगालियों की असफलता के कारण। अल्बुर्क के बाद कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहा। निर्बल नौसैनिक शक्ति थी, मतलब नौसैनिक शक्ति इनके पास बहुत कम थी। और उसी के साथ क्या, 1580 में स्पेन ने पुर्तगाल पर अपना अधिकार कर लिया। इसी की वजह से पुर्तगाली जल्दी ही भारत से चले गए। देखिए, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपके पास वीडियो लाते हैं, वो नोट्स के साथ लाते हैं। उसको क्या आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको बाद में अपना पढ़ सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी मिलेगी। तो हम आशा करते हैं आप हमारे प्रयास से सफल होंगे और हमें एक लाइक ज़रूर मिलेगा आपकी तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे का अपना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था भाई, 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की आज्ञा से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। अब व्यापार आरंभ किया, ठीक है, इस परमिशन ले ली एलिजाबेथ से ईस्ट वालों ने, मतलब इन्होंने ब्रिटिश वालों ने। और आगे अब क्या होता है, 1608 में ये व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए मुगल शासक जहांगीर के पास पहुंच जाते हैं, जेम्स प्रथम का एक पत्र लेके। जो जाता है इनका, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। लेकिन क्या होता है, पुर्तगालियों की वजह से उन्हें वो आज्ञा मिल नहीं पाती। चलो कहते हैं कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, 1611 में क्या करते हैं, ये पूर्वी समुद्र तट पे एक अपनी मुसलीपट्टम में एक कारखाना लगा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, दोबारा प्रयास करते हैं। 1615 में क्या करते हैं, जेम्स प्रथम के राजदूत टॉमस रो को भेजते हैं कंपनी के लिए कुछ विशेष अधिकार के लिए, जो उन्हें मिल जाते हैं। अब क्या करते हैं, ये जब अधिकार मिल गए, ये मुसलीपट्टम बंगाल की खाड़ी में स्थित अरम्मा गांव में अपना कारखाना स्थापित कर देते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद क्या करते हैं, ये करते हैं पुर्तगाली की महारानी से अपने राजा की शादी। 1661 में क्या कर देते हैं, ये उनका विवाह कर देते हैं और पुर्तगालियों की तरफ से उन्हें क्या मिल जाता है, मुंबई का टापू मिल जाता है दहेज में, जिसे 1669-77 तक गवर्नर अरैया ने आधुनिक मुंबई बना डाला। चलो भाई आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं डच आगे भारत में, उसके बाद ब्रिटिश वालों के बाद आगे डच।
देखो पहले डच आए थे, लेकिन जो स्थापना हुई थी डचों की बाद में हुई थी, अंग्रेजों की 1600 में हो गई थी, लेकिन इनकी 1602 में हुई थी भारत में डच इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, ये हॉलैंड निवासी थे, नीदरलैंड के निवासी थे। अब ये क्या करते हैं, देखो क्रम वाइज याद करोगे आपको आसानी होगी। जैसे आप लिख लो एक जगह डच 1602 में भारत आए, उसके बाद क्या करा, पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम में खोली, अन्य फैक्ट्रियां पुलकित, पटना, सूरत, कासिम बाजार इत्यादि में स्थापित की। अब क्या करते हैं, जब इतना करने के बाद ये 1641 में क्या करते हैं, मलक्का पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं। साथ ही साथ 1652 में क्या करते हैं, श्रीलंका में जो पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था वहाँ उनकी चलती थी, अब पुर्तगालियों को वहाँ से हटा के अपना श्रीलंका में भी डचों ने अपना अधिकार कर लिया। इनकी देखो क्या एक कमी भी थी, फायदा भी था, क्या करा इन्होंने, व्यापार में इंटरेस्ट लिया अपना, राजनीति में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसी के कारण क्या हुआ, इनका डच भारत में ज़्यादा लंबे तक समय तक नहीं टिक सके, और 1759 में क्या हुआ, अंग्रेजों के साथ वैदरा में इनका एक युद्ध हुआ। ये युद्ध है जिसके बाद क्या डच भारत से चले गए। अब देखते हैं चौथी कंपनी, अब आगे हैं डेनिस। अब डेनिस का आगमन देख लेते हैं भाई, 1616 में डेनिस आगे। इनको क्या, डेनमार्क का निवासी थे जिन्हें डेनिस कहा जाता था, जो डेनमार्क थे ना उनके निवासियों को डेनिस कहा जाता था। यहाँ क्या उन्होंने मतलब श्रीरंगपट्टम में एक व्यापारिक कोठी मतलब स्थापित की। उसके बाद क्या इनके लिए मतलब यहाँ की परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, जिसके कारण क्या ये लंबे समय तक यहाँ टिके नहीं, और जल्दी क्या क्या अंग्रेजों को अपना जो भी इन्होंने यहाँ स्थापित किया का बेच बाच के अपना वापस चले गए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आए यहाँ फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसी सब में बाद में आए हैं, देखो भाई कब आ रहे हैं, 1664 में आ रहे हैं, जब यहाँ 4 कंपनी आराम से आ चुकी, जब ये आए। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो, फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री बाल कालवर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, लुई 14वें के मंत्री ने, जिन्होंने क्या भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की 1667 में। कब स्थापित की, 1667 में। अब क्या देखिए, सबसे बाद में आए ये भाई, सबसे बाद में आए हैं 1664 में, लेकिन सबसे जल्दी राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया उन्होंने भारत की। फ्रांसीसियों ने सूरत एवं मछलीपट्टनम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, इसकी तो बात ही अलग थी, भारत में पूर्ण राज्य स्थापित करने की अपनी चाह बना ली कि मैं तो भारत में शासन करूंगा, डुप्ले ने, जो इनका गवर्नर था। अब क्या, अंग्रेजी व फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। तीसरा युद्ध, कर्नाटक युद्ध, इतिहास में वाडिवास युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या हुआ ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच 1760 में युद्ध हुआ। उस समय फ्रांस के गवर्नर कौन थे, वही डुप्ले थे, लेकिन क्या अंग्रेजों के जो गवर्नर थे क्लाइव के हाथों हार गए, और युद्ध मतलब फ्रांसीसी हार गए अंग्रेजों से। और युद्ध के बाद क्या होता, 1763 में क्या पेरिस की संधि हो गई और फ्रांसीसी वापस लौट गए। भारत में फ्रेंच बस्तियां देखिए, गुवाहाटी, पांडिचेरी, नागर हवेली, माहे पर से अपना फ्रांस ने अपना पूर्ण अधिकार 1956 में अलग। देखिए 1664 में आए थे, लेकिन पूर्ण रूप से 1956 में गए। पांडिचेरी, नागर हवेली, माहे पे यहीं बैठे रहे। 1956 में भारत सरकार ने बड़ी मुश्किल से इन्हें फ्रांस भेजा। अब देखिए शॉर्ट में देख लेते हैं कब कौन आया। देखिए भारत में विदेशी कंपनियों का क्रम अनुसार आगमन। देखिए कंपनियां एक तरफ स्थापना वर्ष है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 याद कर लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 याद कर लेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 याद कर लेंगे। अब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और आपकी फ्रांसीसी 1664 में। देखिए अगर क्वेश्चन आता सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे अंतिम में कौन आए, 1664 में फ्रांसीसी आए। सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, मतलब सबसे ज़्यादा व्यापार किसने किया, राज किसने किया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम आपको समझाने का दूसरा तरीका सोचेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।